तो सर क्या था आज का डिस्कशन? एक डीपीपी था। कौन कौन सा डीपीपी था? 21। 21 इसमें खुल नहीं रहा। कौन सा, मेंस पैटर्न या एडवांस? हो जा रहा है। फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है। सेकंड? सी डी आंसर आ रहा है। तीसरा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए सी। हम्म। चौथा क्वेश्चन बी सी। पांचवा क्वेश्चन? फिफ्थ का क्या कह रहे हैं? अभी डिस्कस करेंगे। फोर्थ वाले का आंसर बी तो आता है। से अच्छा, फिफ्थ का क्या बताया? एडी। और इसके बाद एट्थ वाले का?
एट्थ का क्या आ रहा है? पहले वाले का पी, फिर पी एस, ठीक है। अब देखो, नंबर वाइज डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में डाउट है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है कि एक पार्टिकल का मास m है, जिसको अटैच कर रखा है एक यूनिफॉर्म रॉड पर, जिसका मास है 2m, और मिड पॉइंट से सस्पेंड कर रखा है, और इस समय ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। इसको जब हमने रिलीज कर दिया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज, ठीक है। तो एक रॉड ऐसे दिया हुआ है, सेंटर से इसको हिंज किया हुआ है, यहां पर एक पार्टिकल अटैच, इसका मास है 2m। तो जस्ट आफ्टर रिलीज, तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख देंगे। तो ये आ जाएगा mg इंटू L/2 इज इक्वल टू, अब इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का आई लिखना पड़ेगा, m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस इस रॉड का 2m इंटू L²/12 इंटू अल्फा। तो यहां से आ जाएगा mg L/2, और ये हो गया mL²/4 प्लस mL²/6 इंटू अल्फा, 6 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 5/, कितना है इससे? 5mL²/12 mg L/2 इंटू अल्फा। तो इससे आ रहा है, तो इससे कोई समस्या? अब टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन पूछा है, तो इस पे न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन, टी ऊपर, इसके ऊपर इस पार्टिकल को अटैच किया, तो नीचे इसका mg, इसका 2mg, इसमें अल्फा। तो समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर m1 A1 प्लस m2 A2, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स 3mg माइनस टी, तो इसका 2m इंटू 0 हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है ना, प्लस m इंटू अल्फा L/2, m इंटू अल्फा L/2, तो 3mg माइनस टी, m अल्फा की वैल्यू यहां से निकाली आपने, बताई 6/5 g/L, ये आया था ना। तो 6/5 g/L इंटू L/2, 3g/5, टेंशन क्या,
12/5, ऐसा कोई है क्या? सी वाला। अगर पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं तो m1 a1 प्लस m2 a2 या m इंटू ए सी एम भी लिख सकते हो। तो सीएम का एक्सेलरेशन निकालो, इन दोनों का सीएम मिला के यहाँ निकल लेगा, उससे भी आ जाएगा। एक्सेलेटेड पॉइंट सूडो टॉर्क, एक्सेलेटेड पॉइंट है ना लेफ्ट वाला, तो सूडो टॉर्क लगा के कर सकते हो। सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाना। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। हाँ, अच्छा, अभी मिलाते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। अभी डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ ही डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दे रखा है कि एक है कैपेसिटर, एक है इंडक्टर और एक है बैटरी, नहीं है कोई रजिस्टर। कैपेसिटर है अनचार्ज, t इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन है। तो हम ये जानते हैं कि इंडक्टर तो एक मास के जैसा है, कैपेसिटर तो एक स्प्रिंग के जैसा है, क्योंकि क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो नेचुरल लेंथ, कोई करंट नहीं है तो कोई वेलोसिटी नहीं तो रेस्ट पे। बैटरी एक फोर्स की तरह है, तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन F/K पर आएगी। तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन इससे डबल पे आएगी, फिर से रेस्ट आएगा जहां, वो इससे भी F/K आगे होगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा 2F/K। तो 1/K तो होता है C के इक्विवेलेंट, 1/K इज इक्विवेलेंट टू C और F इज इक्विवेलेंट टू E, 2CE। X इज इक्विवेलेंट टू, मतलब X इज इक्विवेलेंट टू Q मैक्सिमम, 2CE। तो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू 2CE होगी। ठीक है, टाइम लगाना चाहता है लगाओ, किसी की टाइम लगाने की इच्छा है तो फिर वो ऐसा लिखेगा E माइनस LdI/dt माइनस Q/C इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेना। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेना, ऐसे ही जैसे करते हैं हमेशा। ऐसा करो पहले, सो इधर लेके जाओगे, फिर इसमें से 1/LC कॉमन ले लोगे, Q माइनस EC हो जाएगा, माइनस माइनस लेंगे कॉमन, ये इधर ले गया तो माइनस आएगा, माइनस आ जाएगा। फिर ये SHM से कंपेयर हो जाएगा, ये x माइनस एक्स EQ। कुल मिला के SHM का डेरिवेशन आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन से बचना ही तो चाह रहे हम। तो इसमें मैथमेटिकली आपको लास्ट में SHM पे जाना पड़ेगा, फिजिकली इसमें चले जाओ जो कि सीधा सीधा दिखता है। तो मैक्सिमम चार्ज 2EC हो गया। अब इससे पूछा कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो
तो इसके ऊपर नेट फोर्स मैक्सिमम, तो इस समय एफ है, वही मैक्सिमम फोर्स है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा एम इंटू ए। ईएमएफ क्या है? फोर्स के जैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस फोर्स के जैसा है। तो अगर मैक्सिमम फोर्स पूछा है मास के ऊपर, तो वो कब है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, जब एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। तो एम इंटू ए मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कुछ कहना चाहते हो? कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा नियम, कौन सा वाक्य, किस कथा से आया? महाभारत रामायण? कौन सी कथा में सुना था? नहीं था ऐसा कुछ? तो अब तो कोई दिक्कत नहीं रही, सिवाय आठवें प्रश्न के। आठवें प्रश्न में कि जवाब में कोई परिवर्तन बता रहे हैं? बताओ क्या कह रहे हो? यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? आर, आर क्यू, आर एस, आर एस क्यू पी, ऐसा कौन कह रहा है? और ऐसा कौन कह रहा है? तो ये तो मिसप्रिंट हो गए हैं। अब इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, सेवंथ वाला पूछना है। Isolated smooth ring, two small beads each of this. Initially, beads are diametrically opposite. Velocity इनको v naught दिया. The speed of the bead just before they collide for first time. ठीक है, पहली बार जब ये टकराएंगी तो क्या होगा? इसमें ऐसा है, ये जो बीट जा रही है इस तरफ, इनके पास v नॉट है, तो थोड़ी देर बाद में जब ये बीट आमने सामने से टकराने जाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ v1, इसकी वेलोसिटी इस तरफ v1, इसके अलावा इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी इधर v2, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनके पास में भी v2 होगा, दोनों छोटी बीट के पास। तो टोटल बड़ी वाली रिंग का मास 2m है, तो इनका mm है, तो एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट इज इक्वल टू, अब टोटल मिला के 4m, 4m इंटू v2, क्योंकि v2 इसके पास भी होगा और v2 इसके पास भी होगा। ठीक है, एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा। और इसके अलावा बस अतिरिक्त कुछ नहीं था? अच्छा, ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अपने क्लास में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म करके बोर मॉडल खत्म कर दिया था। नहीं, बोर मॉडल के फॉर्मूले निकाल लिए थे। ठीक है, तो इसके अंदर आगे बोर मॉडल के संबंधित और जानकारी की बातें बची हुई थी, वो हम पूरा करते हैं। तो पिछले क्लास में रेडियस निकाल लिया था, वेलोसिटी और ये सब फॉर्मूले डिराइव हो गए थे, यहीं तक हुआ था ना? ठीक है, उस पर जुड़ा कुछ एक दो सवाल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लीजिए ये। पहला क्वेश्चन आपसे ये है, फाइंड
frequency of circulation of electron in हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमको मालूम करना है। और देखो कैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड जो होता है वो 2πr/v होता है। तो ये आ गया v/2πr। तो अब हमारे पास में जो फॉर्मूला था v का, आप सबने रेट रखा है, क्या रेटा हुआ? 2π/kZe²/NH, और फिर r का तो आपने रेट ही रखा है 4π² m/kZe², n²h², 4π² m/kZe²। ये r हो गया, तो इसको पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/kZe²/NH, 1/2π n²h², 4π²m/kZe²। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, टू पाई से ये वाला 2π चला जाए, n और h तो गुणा हो जाएंगे, बाकी सब वैसे रह जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4π² m/k²(n³)/h³, ऐसा आ गया। अब अगर अपन इसको वैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू Z²/n³। अब इसको आप थोड़ा सा यूं भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते थे, 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z, और ऐसे v का जो कैलकुलेशन था 2.18 10⁻⁶ z/n। अब इनको डिवाइड करके उसमें
एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है 6.6 माइनस 15 हर्ट्स। फिफ्टीन प्लस का दोबारा कर लो भाई, ये रहा ना नंबर सामने, डिवाइड कर लो, v डिवाइडेड बाय आर, v को r से भाग दे दो, फिर 2 पाई से और भाग दे देना, v को r से भाग देके फिर 2 पाई से और भाग दे दो, तो 6.56 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? हाथ कर रखा था, 6.56 आ रहा है, सॉल्व करने से ही आ रहा है। नहीं, वो बच्चा बता रहा है 5-6 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 6, फिर 5-6, फिर कितने जीरो लगाऊं? कितने जीरो लगाने थे भाई? 13 जीरो लगाने, इतने चक्कर 1 सेकेंड में। इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में Z1N1, तो ये इतने चक्कर लगा देता है 1 ही सेकेंड में, तो ये तो ऐसे गिन नहीं पा रहे हैं, बड़ी संख्या हो गई। अच्छा, ये कहते हैं कि किसी हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, तो वहां पर तो वो एक ही कितनी देर के लिए रुकता है, 10⁻⁻⁸ इतनी देर के लिए रुक जाता है, तो इसमें से 8 जीरो कम कर लो तो भी बहुत है ना? तो इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻⁻⁸ भी काफी बड़ा टाइम है, बहुत चक्कर लगा लेता तब तक। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन के बारे में आ गया। कितना मैग्नेटिक फील्ड रहता है? अच्छा, जैसे पिछले वाले में आंसर है तो इसमें ये प्रोपोर्शनलिटी भी काम की होती कि F प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन N³ अगर N डबल होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके लिए बताएंगे। हाइड्रोजन लाइक एटम, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
हाइड्रोजन लाइक एटम। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह तो आ गया ई, और वी की जगह आप लोगों को पता ही है वी तो 2.18 10⁶ Z/n, और 0.529 एंगस्ट्रॉम n/z, n² z का होल स्क्वायर। अब इसमें सबका वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो समथिंग इंटू Z³ ऑन n⁵ ये आ जाएगा। हाँ कर दो बोले। ये 12.5 कुछ आता है, 12.5 टेस्ला, सारी पावर खत्म। 12.5 टेस्ला काफी ज्यादा है ये वैल्यू, क्योंकि हाइड्रोजन की मतलब क्या करें, पृथ्वी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू काफी छोटी है, गॉस में आती है। और 1 टेस्ला 10,000 गॉस के बराबर होता। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू डायपोल मोमेंट। एक तो ये तरीका है, क्यू की जगह आ गया ई अपॉन 2, और 2.18 10⁶ Z/n 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z। n टाइम्स आ जाएगा। वैल्यू क्या आएगा ये बताओ।
एक होता है Q/2m इंटू एल। इनका हिसाब कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गए। ए की वैल्यू रख देना यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर इनको गुणा करेंगे आपस में, पावर वगैरह क्या आ रही टोटल वैल्यू? कितना आ रहा वैल्यू? 9.9.2। अगला डिजिट क्या है? 2 ही है। 10⁻। यूनिट क्या लगाऊं? जूल अपॉन टेस्ला। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? पहले वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? क्या बात कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज चलता है, उसकी रेडियस बता रहे हो क्या? या चलते हुए चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज चलता है तो एक उसकी कुछ रेडियस होती है, और एक है कि कोई चार्ज चलता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? गलत बात है, बैठ। अच्छा देखो, ये जेड से इंडिपेंडेंट आ गया, ये सिर्फ एन के हिसाब से आ रहा है। तो अगर ये एक ऐसी फिक्स वैल्यू हो गई, रटने वाली हो गई वैल्यू, यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में तो इतना है, सेकेंड ऑर्बिट में तो दुगना है, एल की तरह एंगुलर मोमेंटम जैसी क्वांटिटी है ये, उसका रिलेशन इसके साथ आ ही रहा है ना, ये फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल। इफ थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 24 वोल्ट, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल इज दिस मच। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि क्या होता है ये। तो ये जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, इसको हम तो कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये वाला कहलाता है ग्राउंड स्टेट। इसके बाद जो सेकेंड वाली स्टेट होती है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
ये होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 4, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 2 और n इक्वल टू 1। तो थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है डेल्टा ई, उसकी वैल्यू इसमें से इसको घटा लेंगे, तो ये आएगा 15/16 ई नॉट। इतनी एनर्जी लाने के लिए चार्ज पार्टिकल को कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे, वो पोटेंशियल कहलाएगा। तो एनर्जी डिफरेंस को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो कितना वोल्ट आएगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक्साइटेशन पोटेंशियल बराबर एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक्साइटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे तो उसे एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसी तरीके से आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्साइटेशन थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 24। तो अपन लिखेंगे फिर थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, इसकी जगह रख देंगे 24, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये आ गया 24 वोल्ट इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी आ गया 15/16 ई नॉट डिवाइडेड बाय ई। इससे डिवाइड कर दिया, अब ई को ले जाएंगे इधर तो फिर ई नॉट की वैल्यू आ गई 16/15 इंटू 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई नॉट की वैल्यू आ गई, ये कट रहा है किसी टेबल से, 3 के टेबल से। 8 इंटू 16 बटे 5, इतना हो गया ना, ठीक है। 8 इंटू 16/5, इतनी एनर्जी हो गई। अब अपन को आयनाइजेशन एनर्जी भेजनी, तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए अपन को भेजना पड़ेगा इन्फिनिटी पर, n इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसकी एनर्जी 0 होती है। तो यहां से लेके यहां तक की एनर्जी जो है आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई ई नॉट के बराबर, 0 और इसका डिफरेंस, और वो उसकी वैल्यू वहां पर आएगी। तो 8 इंटू 16 बटे 5, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, 16 का स्क्वायर आ गया 256, 256/10 25.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें आ गया ना जो भी ई नॉट में, ई नॉट के अंदर इंक्लूड हो गया ना सब। हाइड्रोजन लाइक एटम है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एनर्जी लेवल उसी के दे रखे हैं। तो सभी हाइड्रोजन लाइक का ऐसे ही एनर्जी लेवल होता है, कोई भी एनर्जी लेवल याद रखने की जरूरत नहीं, एक याद हो तो सभी डिवाइड होके आ जाएगा, है ना, अगर अच्छे से सॉल्व हो रहा तो। एक वैल्यू याद हो 13.6,
यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, कोई इमेजिनरी सवाल है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन तो बोला नहीं ना, इसलिए हाइड्रोजन का तो लिखेंगे नहीं, कोई भी होगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल से मैं कुछ डेफिनेशन बताना चाह रहा था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, ये इस सवाल के थ्रू बता दिया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इसके। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, potential energy and total energy for lithium plus plus in first three orbits. पहले तो यही निकालो। लिथियम प्लस प्लस में पहले तीन ऑर्बिट के लिए कितनी वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की? देखते हैं। अब देखो इसमें पहले तीन ऑर्बिट एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं, 1 2 3। तो इसमें n=1, n=2 और n=3। तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। तो इसके हिसाब से पहले टोटल एनर्जी का हिसाब लिखेंगे हम। तो टोटल एनर्जी इस जगह लिखते हैं, लिथियम प्लस प्लस है, Z की वैल्यू 3 हो गई, N की वैल्यू 1 रख दिया, तो -13.6 इंटू 9 हो गया। पहले वाले में ये हो जाएगी। दूसरे वाले में इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो -3.4 इंटू 9 ये हो जाएगी। जो भी हाइड्रोजन की वैल्यू अपन ने 3 की याद कर रखी है वो सभी 9 से गुणा हो जाएंगे। तो अपन ने ये याद कर रखी 1.51 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से पहली तीन की वैल्यू लिथियम प्लस प्लस में क्या होगी हमने जान ली। काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसके माइनस साइन की होती है, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है।
तो इसके आगे प्लस आ जाएगा। 13.6 इंटू 9, 3.4 इंटू 9 और 1.51 इंटू 9, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी का दुगना कर दो, तो इन सबको डबल कर देंगे, 18 से गुणा कर देंगे। तो -13.6 इंटू 18 -3.4 इंटू 18 -1.51 इंटू 18। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल इसी में ही पूछ लेते हैं। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर हीलियम प्लस एटम if in first three orbits, है ना। if potential energy is taken 0 in n equal to 1, अगर n equal to 1 में पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें, तो फिर इन सब की वैल्यू हीलियम प्लस के लिए क्या होगी। आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया। तो इसमें सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें पहली तीन स्टेट के बारे में कहा गया है, n इक्वल टू 1, 2 और 3। तो इसमें अपन ये जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का, -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस कांस्टेंट -3.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस कांस्टेंट -1.51 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, उतनी रहेगी। तो 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इंटू 4, 1.51 इंटू 4 और पोटेंशियल एनर्जी
टोटल का डबल करना है, तो -13.6 इंटू 8, -3.4 इंटू 8, -1.51 इंटू 8, प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। अगर हम कहीं पर भी जीरो नहीं मानते तो ऐसा होता है ना। अगर कहीं पर भी जीरो नहीं मानते तो एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा होता है। सवाल कह रहा है कि कहीं तो जीरो मानो। हाँ मानना है, n=1, तो n=1 वाले को जीरो मान लो, तो यहां से कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू सब जगह रख देंगे, बाकी सब जगह की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 13.6 इंटू 8। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू सब जगह रख देना, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में फर्क पड़ जाएगा। कौन सा रिलेशन वैलिड नहीं हुआ? सही कह रहे हो, ऐसा रिलेशन सच्चा नहीं है, नहीं वैलिड होना चाहिए, नहीं हो रहा है ना। ये रिलेशन कब बनता है? जब कांस्टेंट जीरो होता है। ठीक है, वही काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव और टोटल एनर्जी तभी थी जब कांस्टेंट जीरो था। इन्फिनिटी पर जीरो मानते तो उसके लिए वैलिड है। तो अगर आप इसमें से कांस्टेंट हटा दो तो वो रिलेशन लग रहा है जो हमने रट रखा है ना। फिर हमने फिर कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट ऐड हुआ, टोटल एनर्जी में ऐड हुआ। जहां पे जीरो बताया उसको जीरो कर दिया, कांस्टेंट की वैल्यू आ गया। अब आप इसको पुट कर देना तो आपके आंसर आ जाएंगे जो पूछा है। ठीक है, ये जानकारी हो गई, मैं इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट अपन इसमें हेडिंग लगाना चाहते हैं एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन, तो अपन ने कोलिजन चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? हमने जो पढ़ा था वो था कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं कोलिजन ऑफ एटम्स, दोनों में अंतर है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एटम होते हैं। एटम ऑब्जेक्ट की टक्कर का मतलब हो गया दो देश की लड़ाई, और एटॉमिक कोलिजन का मतलब दो लोगों की लड़ाई। दो देश की लड़ाई और दो लोगों की लड़ाई में फर्क होता है। तो ये जो हमने पढ़ रखा था दो वस्तुओं की टक्कर थी, तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपस में बहुत तरह के बॉन्ड बने रहते हैं, काफी ज्यादा उसमें इंटरनल प्रॉब्लम आती है। दो देशों की लड़ाई होती तो, मतलब दो वस्तुओं की लड़ाई होती तो वही बात दो देशों की लड़ाई में भी होती है। जैसे अभी यूक्रेन के लोगों को समस्या चल रही, उनका एक वो कॉमेडियन राष्ट्रपति, मतलब पहले वो कॉमेडी करता था, तो वहां के नागरिकों को पसंद आया, तो उन्होंने उनको राष्ट्रपति बना दिया कि यही ठीक लग रहा है। आजकल क्या, आजकल की जनता किसी को टाइम नहीं, मोबाइल मोबाइल देखती, देश के लिए क्या सही क्या बुरा वहां के नागरिकों ने कॉमेडी करने वाले को राष्ट्रपति बना दिया। अब वो फिर क्या कर रहा है, अपने देश की हालत खराब करके बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ इंटरनल कंडीशन खराब हो रखी है लड़ाई की वजह से। ऐसे ही जब दो चीजें लड़ती है तो उनमें अंदर इंटरनल फोर्सेस वगैरह आते हैं, बहुत तरह से नुकसान होते हैं।
तो ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, जैसे U1 से आ रहा है, ये U2 से आ रहा है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। तो इसके अंदर जो अलाउड लॉसेस आते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसे याद दिला देता हूँ। तो इसके अंदर अलाउड लॉसेस ये है कि 0 से लेकर के हाफ म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। आपने अगर कोलिजन चैप्टर याद हो तो लॉस का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर 1 - E²। याद है क्या? नहीं तो आप भी याद कर लेंगे, क्या है ना। तो दो वस्तुएं जब टकराती है, तो जो टक्कर की घटना है उसके अंदर सारी एनर्जी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रहना है तो कुछ एनर्जी तो बचा के रखना पड़ेगा। तो जो लॉस का फॉर्मूला है वो इस तरह का है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इतनी एनर्जी नुकसान में जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर ई की वैल्यू 0 है तो सबसे ज्यादा लॉस होगा, तो मैक्सिमम लॉस ये हो जाएगा, और मिनिमम लॉस 0 हो जाएगा जब ई की वैल्यू 1 हो। ये हो गया रूल फॉर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लॉस विल बी in form of vibration of atoms, random vibration, जिसको कि हीट कहते हैं, which is thermal energy। तो जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है, गर्म हो जाती है, वो एनर्जी ये वाली है। ठीक है, ये अपना सामान्य नियम है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। तो इनके पास में खर्चा करने की जगह है, परिवार में इतने लोग रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा है काफी, तो दो देश भिड़ेंगे तो नुकसान की बहुत जगह, क्या क्या नुकसान किया जा सकता है। अब बारी आती है एटम की टक्कर होने आए, रह गया उधर कुछ? ये तो 11वीं पढ़ के आता है हम लोग, दोबारा रिवाइज कर रहे हो। यहाँ पर म्यू एक रिड्यूस मास है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखा है इसको। v अप्रोच लिखा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहाँ पर u1 - u2 है। इस डायग्राम में v अप्रोच की वैल्यू u1 - u2 आमने सामने होते तो u1 प्लस u2 हो जाती। ठीक है, तो अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ। अब जब एटॉमिक कोलिजन आएगा तो उस केस में क्या होगा, नुकसान करने की जगह बचेगी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रॉन टकराने आया हाइड्रोजन एटम के साथ,
अगर न्यूट्रॉन किसी वेलोसिटी से हाइड्रोजन एटम जो कि रेस्ट पर इससे टक्कर लगाने आए, तो जैसा कि हम थ्योरी से जानते हैं कि जब भी टक्कर होगा तो एक कॉमन वेलोसिटी आएगी। जब तक कॉमन वेलोसिटी नहीं आएगी तब तक एनर्जी किसी और फॉर्मेट में जाएगी, डिफॉर्मेशन होगा एक, जिसको कहते हैं डिफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जब इनकी वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से इनकी वेलोसिटी जैसे दोनों बराबर के मास है, तो वेलोसिटी आधी आधी हो जाएगी, 2m इंटू वी बाई टू। तभी काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो इसकी हाफ एम वी स्क्वायर है, और बाद में जब कॉमन वेलोसिटी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी हो जाएगी। इसका मतलब इसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, कहाँ खर्च होगी। यानी कि हम ये जानते हैं कि जब भी टक्कर होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कुछ है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें जाती है, फिर वापस काइनेटिक एनर्जी में आ जाती प्लस हीट। शुरुआत जब टक्कर की होती है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी से शुरू होती है, फिर वो काइनेटिक और पोटेंशियल में चली जाती है, फिर उस पोटेंशियल में से अगर 100% रिकवर हो जाती तब तो फाइनली टोटल काइनेटिक एनर्जी रहती है, हीट जीरो होती है। और या फिर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वाइब्रेशन में एनर्जी अंदर ही रह जाती है, कुछ बाहर हमको मिल पाती है, ऐसा प्रैक्टिकली होता है। तो अब इसमें भी ऐसे ही कुछ होना पड़ेगा कि एनर्जी को किसी न किसी को तो यूज करना पड़ेगा। तो जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसी को एनर्जी को लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, तो इनके पास में इस न्यूट्रॉन ने कहा कि मेरे पास तो रखने की जगह नहीं। तो हाइड्रोजन कहता है हमारे घर में एक बच्चा खर्चा करता है, डिमांड रखता है। क्या क्या डिमांड रखता है, कहता है कि 10.2 दो तो मैं जाऊंगा। और क्या कहता है कि 12.1 भी दे दो तो चल जाएगा। और बोले कि 12.75 भी दे दो। ऐसे फिक्स ही वैल्यू मांगता है, जिद्दी बच्चा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, ये और कहीं तो मिल ही नहीं सकता है। तो इसकी जिद की वजह से ये कहता है कि या तो मुझको इतना दो, या फिर मुझको इतना दो, या फिर मुझको इतना दो, या फिर मुझको कुछ मत दो। तो अलाउड एनर्जी लेवल, अलाउड या तो 0 दो, या तो 10.2 दो, या 12.09 दो, या 12.75 दो। ऐसे करते करते 13.6 तक। फिर उसके बाद तो आप कुछ भी दे दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आजाद होने के बाद तो कुछ भी ले लेंगे। तो ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा जिद्दी होता है। टक्कर होने से पहले ही डिमांड बोल देता है कि देखो एक्सीडेंट में ये होगा तो मैं लूंगा, नहीं तो कुछ नहीं लूंगा। तो इसलिए अब एक कंडीशन और लग जाती है जो कि पहले नहीं लगती थी, मोमेंटम की कंजर्व होगा और एनर्जी कंजम्पशन इसी के अंदर आएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि जो एनर्जी लेवल है हमारे पास 0 से लेकर हाफ म्यू इंटू वी अप्रोच स्क्वायर, इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा। अलाउड एनर्जी जंप, इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि आप लॉस कर लीजिए कहीं से कहीं तक, 0 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ भी लॉस कर लो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन।
ये कहता है कि या तो 0 देना या तो 10.2 देना, ऐसे ऐसे करके दे रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 0 से लेके 9 तक एक ही नंबर है 0, तो फिर ये 0 कॉमन आ गया। तो कुछ नहीं मिलेगा तो 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसलिए एटम के स्तर पर ज्यादातर टक्कर इलास्टिक ही होती है, क्योंकि 0 हर बार कॉमन आ जाएगा। और कोई वैल्यू सेटिस्फाई ना हो पर 0 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो गैस मॉलिक्यूल की टक्कर को इलास्टिक बोला था। इनके पास खर्चा करने की जगह नहीं है, तो जब खर्चा करने, ये कहते हैं कि जिद्दी है कि ये दो तो लेंगे, ये दो, अगर वो मिल नहीं रहे तो फिर 0 ही होता है फिर। तो इसलिए ज्यादातर एटॉमिक कोलिजन्स इलास्टिक हुआ करते हैं। तो अपन को जब भी एटॉमिक कोलिजन का कोई सवाल सॉल्व करना है तो उसमें फिर ये वाली चीज चेक करना है, इन दोनों में से जो कॉमन है, टोटल लॉसेस अलाउड बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये लॉस अलाउड है। और अलाउड एनर्जी जंप बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं कि मैं ये लूंगा, तब दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात भी रखी जाए, इलेक्ट्रॉन की भी जिद की जाए, कॉमन आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लीजिए कि एक न्यूट्रॉन है और ये हाइड्रोजन एटम, दोनों आमने सामने से v से आ रहे हैं, दोनों का स्पीड v है। इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अपन से पूछा है कि फाइंड डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स ऑफ कोलिजन। हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन टकराने आ गए आमने सामने, तो फिर क्या होगा? आगे वैल्यू, अब देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन का मास m, हाइड्रोजन का भी m, ये v और ये v, ठीक है, दोनों आमने सामने v से आ रहे हैं। तो अलाउड लॉसेस के लिए हो गया 0, हाफ m इंटू एम अपॉन m प्लस m इंटू 2v का स्क्वायर, ये आ रहा है। ये हो गया अलाउड लॉसेस फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर मोमेंटम को कंजर्व होना है तो ये लॉस हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू आ गई 0 से लेके mv² आ गया। हाफ mv² की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब 0 से लेकर 12 हो गया। हाफ mv² की वैल्यू 6 है, तो mv² की वैल्यू 12 हो जाएगी।
तो 0 से लेके 12 तक। और अब अलाउड जंप फॉर H एटम 0, 10.2, 12.09 ऐसे आएगा। तो लिस्ट में 12 से ऊपर 12 तो बैठ नहीं रहा है, तो कॉमन आने वाले दो ही हो जाएंगे। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे 0 से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इंटरसेक्शन 0, 10.2, 12.09 ऐसे। तो इनमें से कॉमन आ गया 0 एंड 10.2। अगर 0 आया तब तो E इक्वल टू 1 हो गया। तो एक तो संभावना है इलास्टिक कोलिजन की। अगर 10.2 आया तो इस केस में अपने पास फॉर्मूला है कि लॉस इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू वी अप्रोच का स्क्वायर इंटू 1 - E² तो लॉस तो हो गया 10.2 और इसकी वैल्यू है 12, है ना। हाफ म्यू इंटू वी अप्रोच स्क्वायर की वैल्यू तो अपन ने निकाली थी अभी 12। इसको इधर डिवाइड कर लेंगे तो 10.2 डिवाइडेड बाई 12, 1 - E²। तो E आ जाएगा 1 - 10.2 डिवाइडेड बाई 12 का रूट। इससे अपन को E का वैल्यू मिल जाएगा। तो कौन कौन से टाइप का कोलिजन हो सकता है, ठीक है। तो दो टाइप का कोलिजन हो सकता है, या तो ये होगा या तो वो होगा। एक और सवाल कर लेते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा सवाल करते हैं। टक्कर लगाने के लिए हीलियम एटम के साथ टक्कर हो रही, हीलियम प्लस। इसकी वेलोसिटी 2v और इसकी वेलोसिटी v। इसमें हीलियम की काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। हीलियम की काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आमने सामने से आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला केस लिया है, इसमें क्या क्या संभावना है, क्या क्या टक्कर हो सकती है। सही कह रहे हो, नहीं रहे हो। एक का मास तो आप ले लोगे m और एक का 4 m। हीलियम है ना, न्यूट्रॉन का मास m लोगे तो हीलियम का मास 4m हो जाएगा।
देखो कैसे होगा। देखो मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो होता है हाफ म्यू इंटू वी अप्रोच का स्क्वायर। मिनिमम लॉस तो जीरो होता है, मैक्सिमम लॉस ही होता है। तो ये हो गया एम इंटू 4m अपॉन m+4m इंटू 3v का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 9/5, 9/5 इंटू 1/2 4m इंटू वी स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक लिखा है ना। और ये 20 के बराबर है। 1/2 4m वी स्क्वायर की वैल्यू 20 है। हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर, इसका ही वी है ना, तो इसकी वैल्यू तो 20 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेता हूँ 9/5 इंटू 20, तो 36। तो इस तरह से हमें पता लगा कि अधिकतम लॉस जो है 36 तक जा सकता है। तो लॉस, अलाउड लॉस की वैल्यू होगी 0 से लेके 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ भी। अब इसका इंटरसेक्शन करना है, तो अब हाइड्रोजन वाले में जो आता है उसका 4 गुना रहेगा डिफरेंस। ये ग्राउंड स्टेट में है, तो 0 का 4 गुना 0 होता है। 0 को किसी से गुणा करो 0 ही रहता है, ठीक है। फिर और दूसरे का 4 गुना करेंगे 40.8। और ये तो क्रॉस हो गया, फिर तो किसी का क्या लिखना है। गारंटी हो गई कि भाई इलास्टिक कोलिजन होगा, ओनली वन टाइप, E इक्वल टू 1, नो लॉस, इलास्टिक कोलिजन ही होगा, गारंटी हो रही। कुछ कॉमन ही नहीं आ पा रहा है। तो अधिकतर घटनाओं में जीरो ही कॉमन आता है, तो एटम के स्तर की अधिकतर टक्कर इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर हाइड्रोजन और हीलियम प्लस की टक्कर होती तो फिर क्या करते। अगर मान लो हाइड्रोजन टकराता हीलियम प्लस के साथ, फिर क्या होता। फिर दोनों के पास एक एक चाइल्ड, कि हमारा ये मांग रहा है बच्चा, हमारा बच्चा यही मानता है, फिर विश लिस्ट क्या होगी। फिर उनके टेबल में क्या होगा। फिर ऐसे पेयर वाइज जोड़ जोड़ के भी बताना पड़ेगा, इसका ये वाला वैल्यू और उसका वो वाला वैल्यू, ऐसे आएगा ना वैल्यू। मतलब एक का वैल्यू तो आ रहा है 0, 10.2, 12.1 मान लो ये, और दूसरे वाले का आ रहा है 0 और फिर इसका 40.8 और 12 चौक 48, 48.4, ऐसे आ रहा है मान लो। तो कहने का मतलब है कि अब पहला तो 0 0 हो सकता है, एक हो सकता है कि 10.2 और 0, एक हो सकता है 0 और 40.8, एक इन दोनों का सम, ये उतना ले जाए वो उतना ले जाए तो टोटल लॉस दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएंगे, है ना। जो इसमें संभव होंगे वो बता देंगे, एक एक लिस्ट तैयार करेंगे, ऐसे दोबारा एक लिस्ट बनेगी, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ऐसा कभी आया नहीं, सवाल देखा नहीं, पर नियम तो ये कह रहे हैं, है ना। ये जानकारी हो गई, मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूँ। फिर एक आता है रिकॉइल
of hydrogen atom. Recoil of hydrogen atom. हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो होता है अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और रेस्ट पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, पर एटम रेस्ट पे है। तो फिर होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो है एक फोटोन को रिलीज करता है, एक फोटोन को रिलीज करता है। जब फोटोन रिलीज होता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से हाइड्रोजन एटम पर भी धक्का लगता है। जैसे बंदूक से गोली चलती तो बंदूक भी पीछे चलती, तो ऐसे ही हाइड्रोजन एटम से जब फोटोन रिलीज होता है तो हाइड्रोजन एटम को भी पीछे की तरफ वेलोसिटी मिलती है। कितनी वेलोसिटी मिलती है ये अब हम हिसाब लगाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर पहला नियम मोमेंटम कंजर्व, तो एम इंटू वी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। फोटोन का मोमेंटम एच बाय लेमडा हो गया। दूसरा नियम एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच सी बाय लेमडा बराबर डेल्टा ई। जो भी एनर्जी रिलीज होनी थी अगर वो कुछ फोटोन ले जाता तो कुछ एटम भी ले जाएगा, तो एटम के हिस्से में इतनी आ गई। अब इसमें ऐसा है कि हमारे पास नियम ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मतलब वो होता है पी स्क्वायर बाय 2m। इस फॉर्मूले के अनुसार मोमेंटम तो बराबर मिलेगा, जितना मोमेंटम फोटोन को मिलेगा उतना ही मोमेंटम एटम को मिलेगा, पर एटम बहुत भारी है फोटोन के रेस्पेक्ट, तो एटम की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी। बहुत ही कम होगी तो इस टोटल एनर्जी के हिसाब किताब में इसको एक बार के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी ये इक्वेशन जो है रिड्यूस कर सकते हैं अपन कि एच सी बाय लेमडा इज अप्रोक्सीमेटली ई के बराबर होगा। अब ये अप्रोक्सीमेटली लगाने से थोड़ा कम अप्रोक्सीमेटली, बहुत कुछ ज़्यादा है, सही है, ऐसा लगा देते हैं, थोड़ा एक लाइन और लगा देते हैं बराबर वाली। ऊपर से उठा के एम वी सी, तो V इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एम सी। तो जो भी एनर्जी रिलीज होने वाली है तो उसको एम सी से डिवाइड करेंगे तो वो हाइड्रोजन एटम की वो वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। तो अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा ई की वैल्यू एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें इसकी वैल्यू एक्स रख देते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हाइड्रोजन एटम का मास रखें तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है भाई? 1.67 10⁻⁻27, 3 इंटू 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, -27 और 8 19 कट गया। वन पॉइंट सिक्स जीरो अपॉन 1.67 इंटू x/3। ठीक है, ये है ना।
अब इसको नीचे 1.67 जो है, अगर इसको 2 कर दूं, 1.67 को 2 कर दूं, तो कितना परसेंट बढ़ाया मैंने? अच्छा, अच्छा 2 का कितना परसेंट घटाऊं तो ये आएगा? वैसे 1.67 में ऐड किया मैंने 0.33 है ना, तो ये 33 का 5 है ये। 33, 33, 33, 33, 5 बार 33 होता है तब ये है। उसमें एक 33 और ऐड कर दिया, तो उसका 5वां हिस्सा जोड़ दिया, तो यानी 20% इंक्रीमेंट हुआ ना। तो इसका 20%, 1.6 का 20%, तो 0.32 जोड़ दूं तो 1.92 हो गया। तो 1.92 डिवाइडेड बाय 6, मीटर पर सेकेंड। इतना रिकॉइल स्पीड आ गया। ठीक है, डेल्टा ई क्या है ये पूछ रहे हो? बताते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, स्टार लगा रखा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऊपर वाली एनर्जी स्टेट पर है, तो अब ये जंप करेगा इधर, तो ये डेल्टा ई। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उससे फोटोन एक तरफ जाएगा तो एटम दूसरी तरफ जाएगा। तो सवाल ये था कि एटम कितनी स्पीड से जाएगा, तो उसका जवाब यह है कि अगर एनर्जी का डिफरेंस एक्स है, हमने इस एनर्जी के डिफरेंस को एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, कि अगर ये एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.92 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना होता है? डिवाइड कर दिया, 0.32 आ रहा है। 0.32 टाइम्स एक्स, तो जो भी एक्स होगा, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 10.2 है, एक्स की वैल्यू 10.2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो क्या होगा 10.2 वाले का? 10.2 को 0.32 से गुणा करो। थ्री पॉइंट टू सिक्स मीटर पर सेकेंड, तो इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो एटम पहले से चल रहा हो, अभी अपन ने रेस्ट पे सॉल्व किया ना, तो अपन क्या करेंगे कि ऑब्जर्वर ले लेंगे उतनी वेलोसिटी से जाने वाला, 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो कि एटम 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और एक्साइटेड स्टेट में था, तो हमने एक ऑब्जर्वर ले लिया 10 वाला, तो एटम रेस्ट पे आ गया, फिर वही आंसर आ गया। अब ये वाली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी डिपेंड करेगा कि किधर फोटोन रिलीज हुआ, उसका उल्टा होगा। तब टोटल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो 10 प्लस माइनस 3.26, इनको ऐड कर देंगे, इस तरह से जाएगी। अगर मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम हो और 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो, तो उसकी ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या वेलोसिटी हो सकती है? तो 3.26 और 10 को जितने तरीके से जोड़ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? ऐसा करके अपन सोच सकते हैं कि ऑब्जर्वर 10 से भाग रहा है, फिर वापस ये रेस्ट वाला केस हो गया, फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 10 ऐड कर देंगे। अब वो अलग अलग एंगल इसलिए आ रहा है क्योंकि फोटोन कौन सी डायरेक्शन में रिलीज होगा इसका पता नहीं है, इसलिए बहुत सारी डायरेक्शन में आ सकता है। तो किसी भी कंटेनर में अगर हाइड्रोजन एटम्स हैं और उनकी वेलोसिटी अचानक इधर उधर हो रही है, इसका मतलब वो एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा, बिना टक्कर मारे चलता चलता यूं जाने लग गया,
तो इसका मतलब उससे कुछ फोटोन रिलीज हुआ होगा। तो ऐसा होता रहता है कमरे के मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, आज यही रोकना पड़ेगा, समय ज्यादा हो गया है। करेंगे क्या बताओ अब? कौन सा सेक्शन है रहा अपना? डी ई, डी ई एफ। क्या है उसमें डी और ई में? सेक्शन डी तो आप कर ही लीजिए, और सेक्शन एफ कर लीजिए, डी और एफ, डी एंड एफ। एक डीपीपी कर लेना, एक्स्ट्रा क्लास है फिजिक्स का, फिजिकल। ठीक है, तो डी, डी और एफ।